दोस्तों नमस्कार। अमेरिका और रूस इससे पहले भी टकराए हैं, लेकिन यह 21वीं सदी है। यहां पर कोल्ड वार नहीं, वर्चस्व की लड़ाई का दौर है। और इस दौर में रूस और अमेरिका के बीच में क्या वाकई भारत आकर खड़ा हो गया है? क्योंकि भारत को अपने साथ खड़ा करने की परिस्थितियों में रूस भारत को सब कुछ, सारे व्यापार के रास्ते खोलने को तैयार है। और दूसरी तरफ अमेरिका भी कह रहा है कि आपको जो चाहिए हम देंगे। जिस व्यापार के रास्ते में आप रूस के साथ खड़े हैं, उस पाइपलाइन को कट कीजिए और हमारे साथ आकर खड़े हो जाइए। तो क्या वाकई इस पूरे इलाके में जो साउथ ईस्ट एशिया का इलाका है, अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि भारत उसके साथ अगर खड़ा नहीं होगा तो रूस पर लगाए गए प्रतिबंध भी बेअसर साबित हो जाएंगे? क्या यही सच है? या फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पहली बार घरेलू जरूरतों से आकर टकरा रही है और दुनिया के तमाम देश, इससे पहले चाहे वो विकसित देश हो या खुद अमेरिका ही क्यों ना हो, अपनी घरेलू जरूरतों को देखते आया है? तो ऐसे में भारत ने भी पहली बार उसी रास्ते को अख्तियार किया है जिसे अमेरिका पचा नहीं पा रहा है। क्योंकि कल जो बैठक हुई जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के ठीक समानांतर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वहां के प्रेसिडेंट बाइडेन, ये तीनों बैठे हुए थे। कुछ बातचीत वर्चुअल हो रही थी, कुछ आपस में हो रही थी, लेकिन जो संवाद दुनिया के सामने गया उसके दो तीन मतलब बहुत साफ थे। जो महत्व भारत के लिए रूस का है वो अमेरिका का हो नहीं सकता है, यानी रूस की जगह अमेरिका ले नहीं सकता है। और भारत की तटस्थता की नीति में भारत ना तो रूस को छोड़ सकता है, ना अमेरिका को छोड़ सकता है, और ना ही एक दूसरे के बदले किसी एक दूसरे को छोड़ सकता है। लेकिन यह एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का वह हिस्सा है जो घरेलू जरूरतों से जुड़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की इस बैठक में कुछ बातें खुले तौर पर उभर कर आई। मसलन जो संकट और जो खौफ यूरोप के देश भोग रहे हैं, और भारत तो इस युद्ध से बहुत दूर है, कोसों दूर है, बावजूद इसके रूस के साथ यूरोपीय देश अभी भी कच्चे तेल को खरीद रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में खरीद रहे हैं कि भारत उस तुलना में कहीं फिट बैठता ही नहीं है। और जिस हथियारों के बाजार को खोलने का जिक्र अमेरिका कर रहा है भारत के लिए, उसका असल सच यह भी है कि दरअसल दो तरीके से परेशानी भारत के सामने है। सस्ते हथियारों के साथ समझौता रूस के साथ है, महंगे हथियारों के साथ आप अमेरिका के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अमेरिका से होती नहीं है। और रूस के साथ भारत मिलकर रक्षा क्षेत्र के उत्पादन भी कर रहा है। अगला हिस्सा जो खास तौर से इस बैठक को लेकर किया गया और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो मैसेज देने की कोशिश की गई, वह अमेरिका की अपनी बिसात थी, क्योंकि अमेरिका चाहता था यूक्रेन को लेकर भारत के रुख में बदलाव हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी सीधे संवाद में बाइडेन के सामने रूस का नाम नहीं लिया, उन्होंने यूक्रेन का नाम जरूर लिया। यह मैसेज बाइडेन समझ गए होंगे कि दरअसल संबंधों के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति क्या कहती है। रूस के साथ रूबल और रुपया, यह लेन देन ना शुरू हो जाए जिससे डॉलर के सामने कोई परेशानी आकर खड़ी हो जाए, जिसको हम लोग पेट्रो डॉलर कहते हैं। वो एक नए तरीके से अगर रूबल के जरिए परिभाषित होने लगा, क्योंकि सबको पता है कि दुनिया में तीसरे नंबर का देश है रूस, जो तेल का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। अमेरिका, सऊदी अरब और उसके बाद रूस है। और रूस से तेल खरीदने वाले बड़ी तादाद में यूरोपियन देश हैं। तकरीबन 60% हिस्सा वह रूस का तेल का वही ले जाते हैं। 20% चाइना ले जाता है। भारत तो 1 या 2% लेता है। जरा इस फहरिस्त को समझिए, क्योंकि जब संवाद के बाद पत्रकारों से बातचीत हो रही थी तो एक पत्रकार ने इस बात को लेकर सवाल किया कि क्या आप रूस के साथ तेल को लेना बंद कर देंगे, क्योंकि बाइडेन ने मोदी से कहा था कि रूस से ऊर्जा या अन्य चीजों का आयात भारत के हित में नहीं है। आप कह सकते हैं यह धमकी भी हो सकती है, क्योंकि जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है उन्होंने जिस बात का जिक्र किया, हाँ यह कहा गया और यह भी कहा गया कि अन्य स्रोतों से गैस और तेल की आपूर्ति में मदद करने का प्रयास अमेरिका भारत को दे देगा। यानी उधर से पाइपलाइन काटिए और यहां से जुड़ जाइए, यानी रूसी तेल और गैस पर भारत अपनी निर्भरता ना बढ़ाए, ये मैसेज था। और यह सवाल जब
एस जयशंकर से पूछा गया पत्रकार के जरिए तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा, हम एक महीने का जितना तेल लेते हैं यूरोप के देश एक दोपहर में, यानी एक ही बार वो तेल ले जाते हैं। हमें लगा कि इन आंकड़ों को जरा परखना चाहिए जिन बातों का जिक्र किया गया है, और ये आंकड़े इसलिए चौंकाने वाले हैं क्योंकि यकीनन जितनी बड़ी तादाद में तेल रशिया में होता है और जितनी बड़ी तादाद में जो यूईसीडी यूरोप के जो देश हैं वह जितनी बड़ी तादाद में खरीदते हैं, दरअसल सबसे ज़्यादा अमेरिका में लगभग 17.6 मिलियन बैरल पर डे तेल का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है, 12 मिलियन बैरल पर डे करता है, और रशिया तीसरे नंबर पर है, 11.3 वो बैरल प्रतिदिन करता है, मिलियन बैरल प्रति डे करता है। और जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें 7.8 मिलियन बैरल पर डे एक्सपोर्ट किया जाता है, और उसमें सबसे ज़्यादा 60% यूरोपीय देश में जाता है, 20% चाइना में जाता है। अब आप सोचिए कि जर्मनी जैसे देश में, नीदरलैंड जैसे देश में, पोलैंड में, साउथ कोरिया में, बेल्जियम में, टर्की में, एक लंबी फहरिस्त है। अगर आप जोड़ते चले जाइएगा तो भारत तो इराक से सबसे ज़्यादा तेल लेता है 23%, उसके बाद सऊदी अरब से लेता है लगभग 18%, उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात से लेता है लगभग 11%, और रशिया से तो सिर्फ 1 या 2% लेते हैं। यानी कूटनीति की बिसात में भारत अगर रशिया के साथ खड़ा है तो यह अपराध है। यह मैसेज अमेरिका देना दुनिया को चाहता था, लेकिन सवाल है यह मैसेज निकल नहीं पाया क्योंकि भारत तथ्यात्मक तौर पर उन परिस्थितियों को जी रहा है जिसमें वह किसी के बदले किसी के साथ नहीं खड़ा है और ना ही किसी को किसी की जगह देने के लिए तैयार है। यह परिस्थिति शायद भारत में अगर पुराने दौर में चले जाइएगा तो 1957 में याद कीजिए, जब सोवियत रूस ने हंगरी में हस्तक्षेप किया था, उस समय पार्लियामेंट के भीतर यह आवाज थी क्या निंदा प्रस्ताव रखना चाहिए, और तब नेहरू ने कहा था हर दिन हर जगह पर दुनिया में जो कुछ हो रहा है हम निंदा प्रस्ताव लेकर क्यों आए। उसके बाद की परिस्थितियों में देखेंगे हम कहां खड़े हो सकते हैं, और किसी भी देश के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखने का कोई मतलब नहीं। और शायद इसीलिए 1968 में याद कीजिए यूगोस्लाविया, या फिर याद कीजिए जिस तरीके से अफगानिस्तान में रूसी सेना घुसी थी, भारत ने कोई निंदा प्रस्ताव नहीं लाया था। और जब इराक पर हमला अमेरिका ने किया था तब भी भारत कोई निंदा प्रस्ताव लेकर नहीं आया था। यह सारी परिस्थितियां बताती है कि जो नेहरू काल से भारत की जो तटस्थता की नीति थी वह एक ऐसी लकीर है जो भारत को हर संकट के दौर में कहीं एक ऊर्जावान परिस्थिति में लाकर खड़ी कर देती है। लेकिन आज सवाल उसके आगे का है, क्योंकि जिन सवालों को लेकर अमेरिका लगातार जूझ रहा है उसमें बड़ा सवाल उसके सामने यही है कि अगर जो सैंक्शंस यानी जो प्रतिबंध रशिया पे लगाए गए हैं अगर उसका कोई असर नहीं हुआ और जो यूरोपीय कंट्रीज है अगर वो लगातार रूस के साथ ही अपने व्यापारिक संबंधों को जोड़े रहे तो फिर ऐसे में वर्चस्व की लड़ाई में अमेरिका की हार होगी क्या। लेकिन भारत ने अपने तौर पर मैसेजेस कल बहुत साफगोई के साथ दिए, क्योंकि ध्यान दीजिए जो प्रतिस्पर्धा और टकराव चीन के साथ अमेरिका का है, शायद उसी भरोसे जब अमेरिकी अधिकारी दिलीप सिंह जब भारत आए तो उन्होंने भारत को एक लिहाज से चेताने वाले अंदाज में कहा था कल चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जुड़ जाएगा, क्योंकि लद्दाख के क्षेत्र में वह अभी भी उसकी मौजूदगी है और आपकी सहमति हो नहीं पा रही है, तब रशिया साथ नहीं देगा, तब हम साथ देंगे, ये मैसेज वो देना चाहते थे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, जो व्यापारिक संबंध अमेरिका और चीन के बीच है वो आज की तारीख में कहीं ज्यादा हो गए हैं जिस वक्त दोनों के बीच टकराव नहीं था। यानी 500 बिलियन डॉलर तक के दोनों के बीच में अगर इस रूप में चीजें, जो हाल के दौर में जो आखिरी डाटा निकल कर आया 500 बिलियन डॉलर तो पहले चलते रहा, जो हाल के दौर में निकल कर आया वो लगभग 615 बिलियन डॉलर का है। 46 लाख करोड़ का आपस में व्यापार होता है अमेरिका और चीन का। और इस दौर में युद्ध के कालखंड में दुनिया में हथियारों की होड़ भी मची है, हथियार भी खरीदे बेचे जा रहे हैं। वह डाटा तकरीबन 480 या 490 बिलियन डॉलर तक का पहुंच गया, यानी लगभग 35-36 लाख करोड़ तक का पहुंच चुका है। यानी इस पूरी प्रोसेस के भीतर में भारत रूस और अमेरिका के बीच चाहे अनचाहे आकर खड़ा हो गया है। और अब अगले आने वाले दिनों में जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉनसन भी आएंगे तो जाहिर है वह उन परिस्थितियों को ही भारत में बातचीत करेंगे जहां से वह यूरोपीय यूनियन या अमेरिका या नाटो के साथ खड़े होकर जो संवाद बनाना चाहते हो।
लेकिन जो सवाल यहां से नए नए निकल रहे हैं वह इसलिए चौंकाने वाले हैं क्योंकि भारत ने अपनी पोजीशनिंग बहुत साफ तौर पर दिखलाई है कि साउथ एशिया में भारत की मौजूदगी उस पूरे व्यापारिक परिस्थितियों को प्रभावित करती है जो कि अमेरिका नहीं चाहता है। और अमेरिका जो चाहता है उसमें भारत को कोई बहुत ज़्यादा लाभ, अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते रूस की तुलना में ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे इलाके में अगर समझें तो चीन के साथ रिश्ते, अमेरिका के साथ रिश्ते, रशिया के साथ रिश्ते, ईरान के साथ रिश्ते, चाबहार में जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ये सारी परिस्थितियां दिखलाती हैं। कुछ डॉक्यूमेंट हमारे पास है, इस डॉक्यूमेंट के आश्रय जरा समझने की कोशिश किए जाए कि जो दोनों देशों के बीच संबंध है और जो यूनाइटेड नेशन में जब वोटिंग भी होती है तो वो कौन से देश थे जो अपने तौर पर भारत के साथ उस वोटिंग पैटर्न में भाग नहीं लेते हैं जहां मानवाधिकार काउंसिल से रशिया को निकालने का जिक्र होता है। उसमें इराक भी शामिल है जिससे भारत तेल लेता है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी शामिल है जिससे भारत तेल लेता है, सऊदी अरब भी शामिल है जिससे भारत तेल लेता है, और रशिया को लेकर तो ये रखा ही गया था। यानी स्ट्रेटजिकली अगर चीज़ों को समझें तो रशिया यूरोप के बाद है जब आप मानचित्र में देखते हैं। यानी पहला संकट इस युद्ध का कहीं पर आता है तो वह यूरोप पर आता है, और यूरोप के भीतर जब हमने परखना शुरू किया कि कितनी बड़ी तादाद में रशिया के साथ संबंध बने हैं, हालांकि जो फूड और अलग अलग कमोडिटीज़ को लेकर इंटरनेशनल संकट गहरा रहा है उसको लेकर अमेरिका की चिंता जरूर है कि दरअसल ये चेन फिर से ग्लोबल फूड सप्लाई और कमोडिटी जो है इसकी चेन फिर से शुरू होनी चाहिए, और ये चिंता भारत को करनी चाहिए जो अमेरिका ने भारत के सामने परिस्थितियों को रखा भी। अब यहां पर सवाल है कि भारत अगर घरेलू जरूरतों को बतला रहा है और उससे राष्ट्रहित को भी जोड़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को भी जोड़ रहा है, तब यहां चौंकाने वाली बात है क्या अमेरिका इन परिस्थितियों को समझते हुए भारत को घेरने का प्रयास करेगा। हमें लगता है ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो जयशंकर का जवाब, बाइडेन का सवाल कि आप आयात जो भारत कर रहा है उसमें भारत के हित में नहीं है, लेकिन इन सब के बीच जो अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन है उन्होंने जो भारत की दिशा में एक झटका दिया भारत को कि भारत में जो मानवाधिकार के उल्लंघन है उस पर भारत पैनी नजर रख रहा है। यानी मैसेज बहुत साफ है कि हो सकता है आने वाले दिनों में यह आवाज यूनाइटेड नेशन में भी उठ जाए। यहां पर यह समझना होगा कि जब टकराव इस दृष्टि से हो रहा है जहां पर एक तरफ चीन और रशिया है और दूसरी तरफ अमेरिका है और चीन और रशिया के पास भी वीटो पावर है, तो भारत के भीतर के सवालों के पक्ष में अमेरिका विरोध करते हुए नजर जरूर आए, लेकिन चीन और रशिया क्या सामने खड़े हो जाएंगे? क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने कहा, जो उनके शब्द हैं, हम साझे मूल्यों यानी साझे मानवाधिकार पर अपने भारतीय साझेदारों से नियमित तौर पर बात करते हैं। भारत में कुछ सरकारों, पुलिस और जेल अधिकारियों की ओर से मानवाधिकारों के उल्लंघन पर हमारी नज़र है, और यह बात उन्होंने राजनाथ सिंह और एस जयशंकर की मौजूदगी में कही। यानी ध्यान दीजिए तो अमेरिका की कूटनीति भारत को लेकर सहलाने और फुसलाने वाली भी है और धमकी देकर चिताने वाली भी है। रशिया की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भारत को लेकर सहलाने वाली है और प्रस्ताव देने वाली है। चीन अपने तौर पर खामोशी बरत रहा है, और चीन और पाकिस्तान के रिश्ते, और आज ही पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री जो बने शरीफ साहब, जो दूसरे शरीफ हैं, उन्होंने जिस तरीके से कश्मीर का राग छेड़ा और यह कहकर छेड़ा कि भारत के साथ तब तक बातचीत नहीं हो सकती है जब तक कश्मीर मसले का समाधान ना किया जाए, तो मैसेजेज बहुत साफ हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इस संवाद में चीन से अपनी दोस्ती और यारी का जिक्र भी किया। यानी इस पूरे इलाके में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को साधने के लिए अमेरिका के सामने भारत तो आगे निकल गया, लेकिन समझना अब यह है कि क्या वाकई चीन पाकिस्तान के साथ ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर खड़ा होगा जहां भारत सीधे सीधे पाकिस्तान को जब टेररिज्म को लेकर और सीमा पर हस्तक्षेप को लेकर कटघरे में खड़ा कर दे, तब चीन की भूमिका क्या होगी, और चीन की जो भी भूमिका होगी तब रूस की भूमिका क्या होगी, और तब जो रूस की भूमिका होगी ऐसे वक्त में अमेरिका किन बातों का जिक्र करेगा। यह एक नई परिस्थिति बन रही है। दूसरी बड़ी बात है, क्योंकि याद कीजिए, क्योंकि बाइडेन ने जो अपनी बात कही और जहां पर लाकर ख़त्म की अपनी बात इस वर्चुअल मीटिंग के दौर में, उनकी आखिरी लाइन यही थी कि अमेरिका भारत से संबंध मजबूत
करने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी पाइपलाइन कट नहीं रही। और हम लोग 24 मई को मिलेंगे जापान में, जहां पर क्वाड की बैठक है, जो कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, 4 देश उसमें शामिल है। यानी अमेरिका को पता है कि भारत पर दबाव डालने से लक्ष्य पूरा नहीं होगा, ये पहला मैसेज था, बल्कि स्थिति और जटिल हो जाएगी, यह अमेरिका समझ चुका है। यानी अमेरिका भारत पर किसी एक खेमे को ना तो चुनने का दबाव बना रहा है और ना ही वह इस बात की दिशा में जा रहा है कि तुम मत चुनो, चुनना भी तुम्हारी स्थिति के अनुकूल हो तो चुनो, लेकिन कोई दबाव हम नहीं बनाएंगे। यह अमेरिका की एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि भारत की जो रशिया से करीबी है, वो पहली बार मजबूती की गांठ जो थी 1971 में पड़ी थी, जब बांग्लादेश का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर हो रहा था। अमेरिका नहीं चाहता था और 7वां बेड़ा उसने भेज दिया था, जो पाकिस्तान के पक्ष में था। और पाकिस्तान के साथ ऐतिहासिक करीबी रिश्ते अमेरिका के साथ रहे हैं, भारत के नहीं रहे हैं। भारत के ऐतिहासिक रिश्ते जो रूस के साथ रहे हैं, वही रिश्ते पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रहे, यह भी सच है। तो एक नई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो इकोसिस्टम हम कहते हैं, एक नए तरीके से इस पूरे इलाके में बनकर उभर रहा है। और इंदिरा गांधी ने जो उस वक्त इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन पर जो हस्ताक्षर किए थे, उसमें 2 बातों का जिक्र था कि युद्ध की स्थिति में भी राजनयिक और हथियारों का समर्थन हम आपको देते रहेंगे। जिसके बाद हंगरी में हस्तक्षेप, उससे पहले जो हमने आपसे जिक्र किया, चेकोस्लोवाकिया में 68 में हुआ था, अफगानिस्तान में 79 में हुआ था, भारत खामोश रहा। और फिर अमेरिका जहां जहां हस्तक्षेप का, भारत उस पर भी खामोश रहा। अब याद कीजिए, ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले महीने के आखिर में जब अमेरिका के विदेश सचिव विक्टोरिया नुलैंड जब यहाँ पर आए, तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका रक्षा आपूर्ति के मामले में भारत की निर्भरता रूस पर से खत्म करने के लिए मदद को तैयार है। यानी भारत के जो संबंध है, ये खुले तौर पर उस वक्त कहा गया, कल की बैठक में नहीं कहा गया, लेकिन एक मैसेज है इंटरनली कि भारत को अमेरिका क्यों नज़दीक लाना चाहता है। और एक मैसेज है ओपनली जो रशिया के तौर पर दिया गया। लावरोव जब यहां पर आए तो उन्होंने अपने तौर पर कहा, जो भारत को चाहिए उसके लिए हम रास्ते खुले छोड़ चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत चेक एंड बैलेंस की परिस्थिति में लाकर खुद को खड़ा कर रहा है, पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि रूस के साथ जो रक्षा सहयोग अगर महंगा है और तकनीकी साझा होती नहीं है, और रूस के साथ अगर आप करते हैं, अमेरिका के साथ ये महंगा है और तकनीकी सहयोग नहीं मिलता है और ट्रांसफ़र भी नहीं होता है, लेकिन रूस के साथ तो भारत के परमाणु संयंत्र भी है। अमेरिका के साथ भारत ने नागरिक परमाणु करार जरूर किया, याद कीजिए, जब बुश हुआ करते थे और मनमोहन सिंह थे, तो नागरिक परमाणु करार पर हस्ताक्षर हुए 2007-8 में। लेकिन आज की तारीख में भारत में कोई भी परमाणु संयंत्र जो है, संयंत्र ये आपको मिलेगा नहीं कि जो अमेरिका का हो, जबकि रूस का है भारत में। अब यहाँ पर जो 2-3 सवाल नए निकल कर आ रहे हैं, ईरान के में जो भारत का चाबहार परियोजना है, अगर भारत रूस से टकरा जाता है या दूर चला जाता है, तो वो परियोजना भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी। भारत यानी जो मध्य यूरोप की दिशा में घुसने के लिए इस पूरे रास्ते को व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मान रहा है, वह बंद हो जाएगा। और ये जानते समझते हुए कि यूरोप के भीतर रूस को लेकर गुस्सा जरूर है, लेकिन व्यापारिक रिश्ते अभी तक कट नहीं हुए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 3 मैसेज बहुत खुले तौर पर उभरे हैं। पहला मैसेज तो यह है कि युद्ध अपनी जगह है और सैंक्शन लगाने के लिए आपको व्यापार को रोकना जरूरी है, पहला हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा करेंसी का है, वह करेंसी जो डॉलर रूल करती है, क्या उसके पैरेलल में अगर इस पूरे इलाके में रूबल और रुपया या रूबल या दूसरी किसी कंट्री की करेंसी आपस में अगर व्यापार करने लगे तो डॉलर की परिस्थिति नाजुक हो जाएगी, क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया का जो पूरा बाजार है, इस बाजार पर डॉलर ने अपने तौर पर कब्जा किया हुआ है। और जिस भी देश के सामने जो पैसे का संग्रह है उसके सरकारी खजाने में, वो डॉलर से ही आंका जाता है। लेकिन अगर आपकी ज़रूरतें रूबल के जरिए पूरी हो रही है और रुपया की करेंसी उसमें उसकी कीमत बढ़ रही है, तो कोई भी देश घरेलू जरूरत और इकोनॉमी के लिहाज से चाहेगा। ये एक दूसरा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज सबसे बड़ा जो ये है, क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो क्रिएट होने की दिशा में था, वो भारत के यस या नो पे टिका हुआ है। यानी रशिया की मौजूदगी और रशिया का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत कहां पर खड़ा होगा, इस पे टिका हुआ है, या फिर अमेरिका के वर्चस्व के वर्ल्ड ऑर्डर में भारत कहां पर खड़ा हुआ, इस पर आकर टिका हुआ। यकीनन यही वो 3 मुद्दे हैं जो अमेरिका को भी परेशान कर रहे हैं।
लेकिन भारत ने अपने तौर पर कहते हैं तो मल्टी इंगेजमेंट पॉलिसी को अपनाया है, किसी अलायंस पॉलिसी को नहीं अपनाया है। तो यह भारत के लिए एक नई परिस्थितियों को जन्म देता है। जो आखिरी सबसे बड़ा सवाल इस दौर में उभर कर आया है वो भारत के करेंसी के साथ साथ भारत के उस इंटेलेक्चुअलिज्म का सवाल है, जो इंटेलेक्चुअलिज्म स्टूडेंट्स के जरिए या पढ़ने वाले बच्चों के जरिए, जिनकी सबसे बड़ी तादाद अमेरिका में है, और अमेरिका में प्रति वर्ष 2 लाख से ज़्यादा बच्चे भारत से अमेरिका जाते हैं। तो क्या वाकई सैंक्शन की दिशा में अमेरिका भारत को लेकर बढ़ सकता है? ये एक इम्पॉसिबल सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि अगर पश्चिमी हिस्सों से भारत कट होता है और रशिया और चाइना और ईरान के नज़दीक जाता है, तो क्या ये एक नई परिस्थितियों को जन्म देगा? हमें लगता है इसको कहने में अभी जल्दबाजी होगी। पहला मैसेज तो सबसे बड़ा यही है कि जिस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बिसात को अमेरिका ने बिछाया, उस पे उन्हीं की मात कल बैठक में हो गई। पहला मैसेज ये निकल कर आया। दूसरा मैसेज है, जिस सैंक्शन को वो लगातार रशिया पे लगा रहे हैं, यूरोप के देश ही उस सैंक्शन के साथ खड़े हुए नहीं हैं, और अमेरिका जो सोच रहा था कि जब यूरोप पर खतरा आएगा तो हर कोई अमेरिका की तरफ देखेगा, ये मैसेज भी डाइल्यूट हो गया है। और तीसरा मैसेज यह है कि अगर अमेरिका चीन के साथ वैसा ही व्यापार को बढ़ाता चला जाए, सैंक्शन को लेकर दूसरे देशों पर दबाव बनाता चला जाए, यूरोप को अपने ऊपर आश्रित करने के लिए इस युद्ध में हथियारों को और जोड़ने की परिस्थिति में आ जाए, क्योंकि जो जानकारी निकल कर आई, जो एंटी टैंक मिसाइल है तकरीबन 17,000 जो नाटो कंट्रीज़ और अमेरिका के ज़रिए यूक्रेन तक गई है, और जो किनारे के देश हैं सटे हुए, उसमें पोलैंड भी आता है, हंगरी भी आता है, उन देशों में जो नियुक्त किए गए हैं, तैनाती जो की गई है एंटी टैंक मिसाइल्स की, वो इतनी बड़ी तादाद में है कि इस दौर में हथियारों के बाजार में भी एक उफान आया है। यानी ध्यान दीजिए, युद्ध अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अपनी जगह है, घरेलू जरूरतें अपनी जगह है, और इन सारी परिस्थितियों के बीच में पहली बार समूची दुनिया जिस इन्फ्लेशन से गुजर रही है, उसके दायरे में अमेरिका भी आकर फंस गया है। क्योंकि कोविड काल में उसने जितने भी डॉलर छाप दिए, लेकिन आज की तारीख में महंगाई से रूबरू उसे भी होना पड़ रहा है। और भारत के इर्द गिर्द के तमाम देशों में, वो श्रीलंका हो, वो पाकिस्तान हो, वह इंडोनेशिया हो, वह नेपाल हो, सब जगहों पर इस महंगाई के प्रकोप में लोग आंदोलन करने की दिशा तक में बढ़ गए, कहीं सत्ता परिवर्तन भी हो रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि पहली बार जिस उथल पुथल से दुनिया गुजर रही है, उसके केंद्र में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान के साथ खड़ा है, और पहली बार भारत की घरेलू जरूरतें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विदेश नीति से जाकर जुड़ गई है, जिसमें शह मात का खेल हर दिशा से चल रहा है, और कल भारत ने ही शह उलट कर दी है। यह एक नई परिस्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।